जैसे कि ये AS नंबर 10 है, तो 1600 6 ईयर का डेप्रिसिएशन लग गया था, तो 400 लाख आया था। ठीक है। लेकिन जो टरबाइन है, वो टरबाइन वो मेजर कंपोनेंट है, और उसका ना तुमको 6 ईयर का तुमको दे रखा है 450 लाख का। तो तुमको 6 ईयर पहले का तुमको डिस्काउंटिंग करके ले जाना है, तो 284 होगा। फिर उसके बाद से उसका SLM बेसिस पे डिस्काउंटिंग 6 ईयर करोगे तो तुम्हारा आ रहा है 114। ये तुम्हारा कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड है। तो इसको तुमको डी रिकोगनाइज़ करना है, तो तुम इसको लेस कर दोगे, और रिकोगनाइज जो तुमको करना है 450 का, वो तुम प्लस कर दोगे, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आएगी। ये इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद से आता है तुम्हारा रिकोगनीशन ऑफ पीपी कॉस्ट मॉडल। तो ओनली डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन को तुम क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे किस में, कॉस्ट मॉडल पे। और कॉस्ट मॉडल क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो तुम्हारा WDAV आप PP आ जाएगा। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करोगे तो कैरिंग अमाउंट आएगा। इम्पेयरमेंट लॉस को ही तुम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बोलते हो, और कॉस्ट मॉडल में सिर्फ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जाता है, और तुम्हारा ये इम्पेयरमेंट लॉस तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस को क्या ट्रीटमेंट होता है, तो ये तुम्हारा AS नंबर 28 में बताते हैं। तो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो इसको तुमको प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना है। तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू PP कम हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस ये तुम्हारा चला जाएगा। इट कैन बी सेड दैट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कैन बी मेड अंडर द कॉस्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। आता है तुम्हारा रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी मॉडल हो सकता है तुम्हारा रिवैल्यूएशन मॉडल। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल में जैसे कि ये ना तुम्हारा इंटायर क्लास ऑफ द एसेट्स के लिए होगा। तुम मान लो कि बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को भी कंपोनेंट वाइज में तुम कर सकते हो, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग हो गया, तुम्हारा फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया। लेकिन 10 ऑफिस बिल्डिंग है, तो 10 ऑफिस बिल्डिंग में तुम एक में 3 पे कॉस्ट मॉडल, 4 पे तुम रिवैल्यूएशन मॉडल, ये तुम मॉडल नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे दे रखा है फेयर वैल्यू 8 लाख की है, 5 लाख पहले थी, 8 लाख होगी। तो जो तुम्हारा 3 लाख हुआ है वो तुम्हारा एक तरीके से रिवैल्यूएशन रिजर्व में तुम्हारा चला जाएगा, तुम्हारा रिवैल्यूएशन तुम्हारे रिजर्व में चला जाएगा। देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन क्या होता है, एक तो वोलेटाइल एसेट्स होती है, एक नॉन वोलेटाइल एसेट्स होती है। वोलेटाइल जो हमेशा चेंज होती रहती है, मतलब हर दिन प्राइस रोज आएगा, तो तुम एवरी ईयर रिवैल्यूएशन कर रहे हो, तो इसमें तो डेप्रिसिएशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नॉन वोलेटाइल एसेट में 3 से 5 साल में चेंज होगी, तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पर। फिर उसका रिवैल्यूएशन मॉडल आता है कि मान लो कि तुम्हारा 3 लाख था, और अब तुम्हारा फेयर वैल्यू हो गया है 3,80,000, तो 80,000 से बढ़ गया, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा 80,000। फिर तुम्हारा अपवर्ड मतलब फेयर वैल्यू अब 4 लाख हो गया है, कैरिंग अमाउंट तुम्हारी 3,80,000 थी, अब 4 लाख हो गई है, तो तुम्हारा और रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ जाएगा 20,000 से। अब मान लो इसको हटा दो, इस ये है ही नहीं, अब सिर्फ डाउनवर्ड पे चलते हैं कि अब ना तुम्हारा सिर्फ, अब मान लो कि 3,50,000 हो गया, तो तुम्हारा 30,000 से तुम्हारा चला जाएगा। तो तुम सबसे पहले ना रिवैल्यूएशन रिजर्व में 80,000 पड़ा हुआ है ना, तो सबसे पहले उसको ख़त्म करोगे। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PP, पहले क्रेडिट होता तब डेबिट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि 2,80,000 हो गया, मतलब 1 लाख से लॉस हो गया, तो तुम्हारे पास तो रिवैल्यूएशन रिजर्व 80,000 का बचा, पहले तो 80,000 ख़त्म करोगे, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 80,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारा कॉस्ट था 3 लाख का, और फेयर वैल्यू है 2,50,000 की, तो -50,000 हो गया, तो PNL में चला गया। अब तुम्हारा क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, तो 2,90,000, मतलब तुम्हारा 40,000 से तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुमको प्रॉफिट एंड लॉस जो तुम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस को तुमको वापस लौटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को तुमको वापस लौटाना पड़ेगा। तो PP को तो तुम बढ़ाओगे, लेकिन तुम PNL को क्रेडिट करोगे। अब मान लो तुम्हारा यही तुम्हारा 80,000 से बढ़ गया रहता, तो PP को वापस पूरा लौटाओ, तो PP अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा लौटाओ, PP अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा। फिर उसके बाद से जो जाएगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। ठीक है। और तुम्हारा ये तो तुम्हारा PP में प्रॉफिट एंड लॉस में ही चला जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
तो यही बोलता है कि रिवैल्यूएशन रिज़र्व कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में तो कभी भी जाएगा नहीं, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिज़र्व रिवैल्यूएशन रिज़र्व का क्या यूज़ होता है, टू सेट ऑफ द डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट लॉस को। और जब भी अपवर्ड होता है तो तुम्हारा रिवैल्यूएशन रिज़र्व तुम्हारा क्या होता है, क्रिएट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये बात हो रही है इसमें। लेकिन एक चीज़ और है कि मान लो कि तुम्हारा पीपी रिवैल्यूएशन रिज़र्व तुम 50,000 से बढ़ा, ठीक है, पीपी तुम्हारा इतना है, लेकिन ये इस पीपी को तुम सोल्ड कर रहे हो 5,90,000, तो ये 10,000 है, ये तुम्हारा एक्चुअल लॉस है, ये वैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ नहीं होगा, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा एक्चुअल लॉस है। लेकिन यही मान लो कि 6 लाख का था, अब उसकी मार्केट वैल्यू तो 5,90,000 हो गई, तो तुम्हारा वो रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। तो तुम्हारा क्या होता है वो तो तुम्हारा लॉस हो तो तुम्हारा रिवैल्यूएशन रिजर्व से तब तुम्हारा सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा आता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि ना, ये यहाँ का जो डेप्रिसिएशन है ये सिर्फ नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ पे लगेगा, ठीक है। और कंपनी में तो शेड्यूल सेकंड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे तुम एसएलएम बेसिस पे भी कर सकते हो, रिटर्न डाउन बेसिस पे भी हो सकता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बेसिस पे भी तुम्हारा डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का पीरियड क्या होता है, जब रेडी टू यूज़ हो जाती है वहाँ से लेकर के जब तक ऐसे डी रिकॉग्नाइज नहीं हो जाती वहाँ तक, ठीक है। और तुम्हारा देखो एसएलएम में तुम्हारा ना कॉस्ट बेसिस पे लगता है डेप्रिसिएशन, और तुम्हारा जो डब्ल्यू बेसिस पे होता है वो तुम्हारा बुक वैल्यू पे लगता है डेप्रिसिएशन। ये याद रखना, जब भी तुम चेंज कर रहे हो डेप्रिसिएशन तो वो तुम्हारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। क्यों हो रहा है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज, क्यों नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, क्योंकि तुम्हारा डेप्रिसिएशन मतलब अकाउंटिंग पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और प्रोस्पेक्टिव एसेसमेंट मतलब आगे के लिए देखोगे, पीछे के लिए कोई कुछ देखोगे नहीं उसके लिए, ठीक है। पीछे के लिए तुम उसके लिए कुछ देखोगे नहीं। डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे नहीं लगता, डेप्रिसिएशन हमेशा लगेगा डेप्रिसिएबल वैल्यू पे। डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अभी तुम डब्ल्यू डी वी से एस एल एम पे जाते हो, ऐसे एस एल एम से डब्ल्यू डी वी पे आते हो, तो तुम्हारी ना अमाउंट मतलब अकाउंटिंग एस्टीमेट्स चेंज होती है, तो अकाउंटिंग तो चेंज नहीं होती है तुम्हारी, तो वही अकाउंटिंग एस्टीमेट्स कहलाएगा वो। देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% डब्ल्यू डी वी पे है, तो डब्ल्यू डी वी तो बुक वैल्यू पे लगती है। आफ्टर 2 ईयर द फर्म चेंज द मेथड ऑफ डब्ल्यू डी वी से एस एल एम पे, और एस एल एम तुम्हारी कॉस्ट पे लगती है। तो सबसे पहले तो तुम 20% निकाल लें यहाँ पे, 20%, ठीक है, या कैरिंग अमाउंट, फिर 20% निकालिए, ठीक है। यहाँ पे आया, अब तक तुम ना इसी को ना तुम कॉस्ट मानोगे, ऐसा नहीं कि तुम ये जो है 5 लाख उसको तुम कॉस्ट मानोगे, तुम इसी को तुम कॉस्ट मानोगे, और यहीं से तुम एस एल एम तुम निकालना स्टार्ट करोगे। मतलब 3,20,000 को डिवाइड कर दोगे किससे, एस एल एम बेसिस पे करोगे ना, तो एस एल एम बेसिस का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो 32,000 तुम्हारा आ जाएगा। असेट हेल्ड फॉर सेल, अगर आपने असेट को हेल्ड फॉर सेल रख लिया, देखो इनके साथ पीपी हेल्ड फॉर सेल, इनके साथ पीपी हेल्ड फॉर सेल आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आपने असेट को हेल्ड फॉर सेल रख लिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो, आपने कार खरीदी, 5 साल चलाई, अब वो तो नहीं चलाऊंगा, बंद हो गया, तो बेचूंगा। पहले तो ये बताओ, अगर नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल, नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल है तो बैलेंस शीट में कौन से हेड में आएगी? नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल है तो बैलेंस शीट के कौन से हेड में आएगी? करेंट असेट्स में आएगी कि नॉन करेंट में आएगी? मैंने कुछ पूछा, जोर से बोलो। नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल है तो वो कहां आएगी? वो आएगी करेंट असेट्स में। कहां दिखाओगे उसको? करेंट असेट्स में। नोट डाउन कर लो भैया, नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल ऑलवेज डिस्क्लोज्ड एट करेंट असेट, उसको हम करेंट असेट में डिस्क्लोज करेंगे। कहां दिखाएंगे उसको? जोर से बोलो, ओ बच्चा लो, कहां दिखाएंगे बच्चा? करेंट असेट्स में डिस्क्लोज करेंगे। बोलो, सबको याद रहेगा कि नहीं? बोलो है ना, तो उसको हम करेंट असेट्स में दिखाएंगे। अब दूसरी चीज, एक तो उसको करेंट असेट्स में दिखाएंगे, दूसरी चीज सेकंड पॉइंट कौन सी? अच्छा, उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे क्या? अब उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, ठीक है, नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन फर्दर, हम इस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन फ्यूचर में इस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तीसरी बात, इसको कौन सी प्राइस पे दिखाओगे? तो एस बोलता है ये दिखाई जाएगा कैरिंग अमाउंट, मतलब जो उसकी बुक वैल्यू चल रही होगी वो, या एनआरवी, क्योंकि बेचने की रखी है तो एनआरवी निकालोगे, व्हिच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उस वैल्यू पे दिखाओगे। और वैल्यूएशन करने में कोई लॉस होता है तो पीएनएल में जाएगा, वैल्यूएशन करने में कोई लॉस होता है तो कहां जाएगा? फटाफट बोलो, पीएनएल में जाएगा। याद रहेगा कि नहीं?
अच्छा लो, वैल्यूएशन करने पे कोई लॉस होता है तो कहाँ जाएगा? पी में जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? और एक और बात जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी आपको, डी रिकॉग्नाइज करने पर, डिस्पोज ऑफ करने पे जो भी प्रॉफिट लॉस होते हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कहलाएंगे। एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएंगे? जोर से बोलो, पीएनएल। मतलब आप बेच ही दे तो आप उसको नहीं बिकी गई, बिकी मतलब एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। वो कभी भी रिजर्व से सेट ऑफ नहीं होगा। क्या ये समझ में आ गया कि नहीं? ये थी हमारा डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। बोलो क्लियर हो गया सबको? अभी लास्ट पार्ट बच गया ये स्टेम का, वो क्या है? फटाफट बोलो। डिस्क्लोजर। भैया डिस्क्लोजर में क्या